लगातार 12 के बाद से हर साल 200-300 फ़लस्तीनियों का कत्ल करना, मस्जिद की बेहुरमती करना, बैतुल मुक़द्दस में पुलिस को बार बार दाखिल करना, फ़ौज बार बार घुसती है बैतुल मुक़द्दस के अंदर, वहाँ पर निहत्ते नमाजियों पर गोली चला के उनको शहीद करना, ये काम चल रहा है। वो पूरे फ़लस्तीनियों को निकाल के पूरे खित्ते को सिर्फ एक आज़ाद यहूदी इस रियासत बनाना चाहते हैं जिसका नाम इजराइल हो। ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये खित्ता फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये बैतुल मुक़द्दस पर इक़्तिदार, इख्तियार और कब्ज़े की लड़ाई है। आज की तारीख़ में हमास उनका मुकाबला कर रहा है, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने की कोशिश, और इसके लिए उसे टेररिस्ट कह दिया गया। अभी तक जितनी 6 बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं पिछले 70 साल में, 1948 से लेके अब तक, उन 6 बड़ी जंगों में सारा नुकसान फ़लस्तीन के मुसलमानों को हुआ। ईसाइयों के बहुत इसरार के बाद आपने ये मुआहदा किया कि हम जो भी हो, बसें या न बसें, लेकिन हम उनके हक़ इबादत की तनसीख नहीं करेंगे, यानी यहूदियों को भी अपने मज़हब के मुताबिक यहाँ इबादत का हक़ हासिल रहेगा। ये पूरा का पूरा एक वायदा उस वक्त हुआ था। गोया फ़लस्तीन का ये पूरा, और भी शाम के कुछ इलाक़े थे, मिस्र के कुछ इलाक़े थे जो उस बड़े फ़लस्तीन में शामिल थे। उसके बाद आप लंबे अरसे तक, यानी 1091 तक मुसलमानों के कंट्रोल में रहा और हर एक को इबादत करने का हक़ रहा। 1091 के बाद में फिर ये ईसाइयों ने इस पर हमला किया और बड़ी खूनी जंग लड़के लाखों मुसलमानों को शहीद करके फ़लस्तीन पे इन्होंने कब्ज़ा किया था, जो 1299 तक रहा, यानी 198 साल ये फिर से ईसाइयों के कब्ज़े में रहा। उसके बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने भी एक बड़ी मुज़ाहिमत के बाद दोबारा फ़लस्तीन को फ़तह किया और आज तक वो मुसलमानों के कब्ज़े में है। यानी 1450 साल की तारीख़ में खलीफा दोम से लेके आज तक सिर्फ 198 साल यहूदियों के या ईसाइयों के कब्ज़े में रहा है फ़लस्तीन। बाकी पूरे अरसे मुसलमानों के कंट्रोल में रहा है और मुसलमानों ने हर एक को वहाँ पर इबादत करने और अमन से रहने का मौका दिया है। लेकिन ये जो पूरा जो बल्कान की जंग हुई 1896 में, सबसे पहले एक सहाफ़ी लॉर्ड हर्जल ने ये कहा कि ये जो फ़लस्तीन का इलाका है, यहाँ 2000 साल पहले यहूदी रहते थे, इसलिए यहाँ पे यहूदी रियासत बननी चाहिए। फिर उसके अगले ही साल उसने एक ज़ायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस की जिसमें 200 के करीब लोग रहे। ज़ायोनिस्ट कॉन्फ्रेंस में ये रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 1917 में जब वो शुरू हुई, तब एक बेलफोर्ड डिक्लेरेशन बाकायदा सामने आया कि साहब यहाँ पर जो फ़लस्तीन का इलाका है इसमें यहूदियों को बसने की इजाज़त दी जाए ताकि उनको एक सेटलमेंट की जगह मिले। उस वक्त तुर्की की खिलाफत थी, उन्होंने इसका इनकार किया और उसी को तुर्की के खलीफा ने कहा कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदी आबादियाँ मेरी लाश पे आबाद हो सकती हैं और मैं हज़रत उमर फ़ारूक के किए हुए वायदे को तोड़ नहीं सकता। नतीजे में पूरी की पूरी ये जो एलाइड फोर्सेस आज कहलाई जाती हैं, जो आज यूएन में भी वीटो पावर रखती है, इन सब ने मिलकर तुर्की पे हमला किया, तुर्की को तोड़ दिया, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, खिलाफत ख़त्म कर दी और फ़लस्तीनियों को वहाँ पर सेटलमेंट बनाने का हक़ दिया जाने लगा। यहाँ से शुरुआत होती है। और उसके बाद फिर दूसरी जंग अज़ीम हुई, उसमें भी उसके फ़ौरन बाद कहा कि यहाँ पर अब सेटलमेंट होने चाहिए। और फिर 14 मई 1946 में बाकायदा यूनाइटेड नेशंस में 1948 में यूनाइटेड नेशंस में ये रिजोल्यूशन पास हुआ कि एक रियासत होगी यहाँ और यहूदी कायम यहाँ बस्तियाँ बसेंगी। और उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी जंग तमाम अरब ममालिक के साथ इस यहूदियों की हुई और इंग्लैंड वगैरह सब उसमें, ये एलाइड फोर्सेस उसमें शरीक हुई। बड़ा जानी नुकसान हुआ और उसके नतीजे में अरब जो फ़लस्तीन में रहने वाले अरब थे, बड़ी तादाद में उनको निकाला गया। आप अगर नक्शे में देखें, शुरू में पूरा का पूरा हरा है फ़लस्तीन का वो इलाका, लेकिन 1948 से उनको निकालना शुरू किया बड़ी तादाद में, जिसे कहते हैं मास एक्सोडस फ़लस्तीनियों का हुआ और उनको लेबनान में और जॉर्डन में और इजिप्ट में कैंपों में, तंबुओं में रहना पड़ा, जहाँ आज भी रह रहे हैं वो। और उसके बाद फिर एक दूसरी जंग जो है वो शुरू होती है, यानी 48 से 49 तक तो ये जंग रही।
उसके बाद 67 में एक और बड़ी जंग हुई जो सीरिया और मिस्र की क़यादत में लड़ी गई। उसमें भी बहुत सारे अरब ममालिक, मराकोश और क्यूबा तक उसमें शरीक थे। उसमें भी और ज़्यादा नुकसान हुआ फ़लस्तीनियों का और ज़्यादा उनको निकाला गया। तो लेकिन 67 में ये मान लिया गया कि दोनों रियासतें एक साथ चलेंगी। तो गज़ा और वेस्ट बैंक ये दो जो हिस्से हैं, एक ईस्ट की साइड में है और एक वेस्ट की साइड में। ईस्ट की साइड में गज़ा है जो 26 किलोमीटर बाई 6 किलोमीटर की आज उसकी कुल रकबा है, और वो एक उसका हिस्सा समंदर से मिला हुआ है, और तकरीबन 22-23 लाख की पॉपुलेशन है जो इतने छोटे से हिस्से में रहती है। और फिर वेस्ट की साइड में गज़ा, ये मगरिबी किनारा है, वहाँ पर भी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो अरबों की रहती है। लेकिन अब जो है इन्होंने 67 के बाद और एक्सोडस किया वहाँ से, और मार के निकाला उस जंग के नतीजे में। देन 73 में उसके बाद एक और जंग हुई जो बिल्कुल आज ही की तारीख इसी तरह, वो भी 6 अक्टूबर को हुई थी। ये 7 अक्टूबर को हुई है। वो 6 अक्टूबर 1973 को रमज़ान के महीने में जंग शुरू हुई थी 73 में। और उसके बाद फिर इन्होंने उसमें भी अरब स्टेट्स हार गई और इजराइल जीत गया। चूँकि इजराइल को ताउन हासिल था उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स का और यूके का, हमेशा इन एलाइड फोर्सेस का ताल्लुक़ रहा है। एलाइड फोर्सेस है यूएस, यूके, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन यूनियन, इन सब का ताउन उस वक्त भी जंग में हासिल था। और इन्होंने मुसलमानों को खूब मारा और मार के वहाँ से निकाला। और उस बाद में एक डिक्लेरेशन हो गया कि ठीक है ये 2 स्टेट रहेंगी। बट बाद में फिर इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता खुद वेस्टर्न बैंक जो किनारा है, मगरिबी किनारा, उसमें सैकड़ों की तादाद में इजराइल ने अपने पुलिस की चौकियां कायम की और हिस्सों पे कब्जा किया। इन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि दुनिया भर के यहूदी, 1948 में ऐलान किया कि दुनिया भर के यहूदी जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ से निकल के आएँ और हम उनको ज़मीन देंगे फ़लस्तीन के इस इलाके में और उनके घर यहाँ बनवाएंगे। तमाम यहूदी फ़लस्तीन में आए। ये नतीजा है उसका कि 75 लाख के करीब आज यहूदियों जो बिल्कुल कोई आबादी वहाँ नहीं थी 1948 तक, वहाँ आज बाकायदा ज़मीनें ख़रीदने और वहाँ पे बसने का काम करते करते 75 लाख की आबादी हो गई फ़लस्तीन। और इस किसके बुनियाद पर हुई है? अरबों को निकाला और फ़लस्तीनियों को घर दिए। उसके नतीजे में आज देखते हैं कि वेस्ट बैंक भी छोटे से डॉट्स की सूरत में दिखाई देता है। क्योंकि इसमें सब में ये डॉट्स जो हैं, इसके पास में एक्चुअली पुलिस चौकियां हैं, जो एक मोहल्ले से अरब निकल के दूसरे मोहल्ले में जाने के लिए उसे इजराइल के इलाके से गुजरना पड़ता है और उस पुलिस चौकी से गुजरना पड़ता है और पुलिस चौकी पे तलाशी देनी पड़ती है। कितना मुश्किल है जीना वहाँ, ये समझा जा सकता है। उसके बाद 2006 में हिजबुल्लाह के साथ जंग, 2012 की जंग के बाद में लगातार 12 के बाद से हर साल 200-300 फ़लस्तीनियों का कत्ल करना, मस्जिद की बेहुरमती करना, बैतुल मुक़द्दस में पुलिस को बार बार दाखिल करना, फ़ौज बार बार घुसती है बैतुल मुक़द्दस के अंदर, वहाँ पर निहत्ते नमाजियों पर गोली चला के उनको शहीद करना, ये काम चल रहा है। और झूठे मुकदमात कायम किए, जो पिछले 2012 का भी किस्सा था और अब 2021 में भी झूठे मुकदमात कायम करके उसका फैसला इजराइलियों के हक़ में देके अरबों से कहा जाता है कि आप निकल जाइए। तो इस तरह बैतुल मुक़द्दस के चारों तरफ के इलाके में जो मोहल्ले अब अरबों के हैं, उनमें घुसने की कोशिश की जा रही है। और पिछले 2 साल में बेंजामिन नेतन्याहू तो इलेक्शन कभी ये जीते तो हैं नहीं, मतलब न जीतने से मुराद ये है कि बेंजामिन नेतन्याहू को कभी भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वहाँ की पार्लियामेंट में हासिल नहीं हुई है, हमेशा कोलिशन बनाना पड़ता है। और अब तो बहुत ही मामूली से कोलिशन के साथ बेंजामिन नेतन्याहू जीते हैं। लेकिन उनका ये कहना कि मैं इस खित्ते से फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा दूंगा, इस बुनियाद पे इलेक्शन जीते हैं कि वो फ़लस्तीन का नामो निशान मिटा देंगे, का मतलब कि जितना गज़ा स्ट्रिप में जो 23 लाख के करीब मुसलमान रह रहे हैं उनको भी ख़त्म कर देंगे, और वेस्ट बैंक में जो 20-25 लाख मुसलमान रह रहे हैं उनको भी, जो 45-50 लाख की मुसलमानों की पॉपुलेशन आज के इस सो कॉल्ड इजराइल में है, उसको ये निकालना चाहते हैं। तो अब जाहिर है कि अब तहफ़्फ़ुज़ का क्या इंतज़ाम होगा। इस दौरान यूनाइटेड नेशंस ने जो 2 स्टेट थ्योरी दी थी
कि एक फ़लस्तीन और इजराइल एक साथ को एग्जिस्ट करेंगे। हम तो इसको भी नहीं मानते, मैं तो कम अज़ कम नहीं मानता। क्या मतलब है? जो फ़लस्तीन गांधी जी ने कहा था, फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का उसी तरीक़े से है जैसे इंग्लिस्तान अंग्रेज़ों का है, जैसे यूएस के अमेरिकनों का अमेरिका है, इसी तरीके से फ़लस्तीनियों का फ़लस्तीन है। ये बात तो गांधी जी ने कही थी, उस ज़माने में कही थी, 1946-7 में कही थी। फिर नेहरू जी ने 1951 में कहा कि एक 2 स्टेट होनी चाहिए, आप एक साथ दोनों रह लें। हालांकि फ़लस्तीनियों के ही हक़ को तस्लीम करना चाहिए, लेकिन दुनिया ने कह दिया कि 2 स्टेट थ्योरी होनी चाहिए, तो चलिए 2 स्टेट को भी मान लिया। लेकिन अब वो 2 स्टेट को भी नहीं देना चाहते। वो पूरे फ़लस्तीनियों को निकाल के पूरे खित्ते को सिर्फ एक आज़ाद यहूदी इस रियासत बनाना चाहते हैं जिसका नाम इजराइल हो। और इसके लिए पूरी यूरोपियन लॉबी इकट्ठी हुई है, यूएस भी, यूके भी, जर्मनी भी, फ्रांस भी, यूरोपियन यूनियन भी, सब इकट्ठे होके आज कौन खड़ा है इजराइल के साथ? सिर्फ यूरोपियन यूनियन, जो ईसाई तसल्लुत वाली है। और ये बैकग्राउंड में अब आप समझ गए होंगे कि ईसाइयों ने कभी भी बैतुल मुक़द्दस पर से अपना दावा नहीं छोड़ा और यहूदियों ने भी नहीं छोड़ा, जबकि 1200 साल ये मुसलमानों के कब्जे में रहा। ये असल लड़ाई है, ये ज़मीन की लड़ाई नहीं है, ये खित्ता फ़लस्तीन की लड़ाई नहीं है, ये बैतुल मुक़द्दस पर इक़्तिदार, इख्तियार और कब्ज़े की लड़ाई है, जिस पे ईसाइयों को हमेशा शिकस्त हुई है। मुश्किल से 200 साल वो वहाँ पर हुकूमत कर पाए हैं इस्लाम के आने के बाद, और अब वो मुकम्मल तसल्लुत चाहते हैं ताकि बैतुल मुक़द्दस उनके कंट्रोल में आ जाए, जो अभी आज की तारीख तक भी मुसलमानों कंट्रोल में है। जॉर्डन की हुकूमत बैतुल मुक़द्दस की इंतज़ामिया संभालती है, तो मुसलमानों के कब्ज़े में, उसे छीनना चाहते हैं, और अगर न छीन पाएँ तो उसे शहीद कर देना चाहते हैं। ये मंसूबा है जिसके लिए अकेले आज की तारीख में हमास उनका मुकाबला कर रहा है, बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत करने की कोशिश, और इसके लिए उसे टेररिस्ट कह दिया गया, जबकि किसी आलमी इदारे ने, किसी बैनुल अक़वामी तंजीम ने हमास को आज तक टेररिस्ट करार नहीं दिया। लेकिन जो यूरोपियन यूनियन के सहूनी, इस्तेमारी और फस्ताई लोग हैं, वो इस्लाम पसंदों के ख़िलाफ़ इस किस्म का प्रोपेगेंडा करते हैं, वो मीडिया वो टेररिस्ट का लफ्ज़ उनके लिए इस्तेमाल करता है। और ये रीज़न है इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट। 77 से ज़्यादा रेजोल्यूशन है यूनाइटेड नेशंस के, जिसमें इजराइल को जंगी जराइब का मुर्तकिब करार दिया गया है, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं करा सका। 2006 के बाद के जो इलेक्शन हमास ने जीता था, बाकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से जीता था, उसके बाद 2007 में वहाँ आपने मुहासरा कर लिया पूरे गज़ा के 23 लाख लोगों को एक ओपन जेल में डाल दिया। सारी दुनिया वो मुहासरा खाली नहीं करा पाई। आज वो पहला मौका है कि इजराइल को ये हजीमत उठानी पड़ी है। अभी तक जितनी 6 बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं पिछले 70 साल में, 1948 से लेके अब तक, उन 6 बड़ी जंगों में सारा नुकसान फ़लस्तीन के मुसलमानों को हुआ, वहाँ के अरबों को हुआ, बड़ी तादाद में कत्लेआम हुआ। और जो साल भर जो चलता रहता है कत्लेआम, हर जुमे को 2-3 शहादतें बैतुल मुक़द्दस में होती हैं, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। लेकिन 6 बड़ी जगह, ये पहला मौका है कि इजराइल के साइड पे कैजुअल्टीज़ बहुत ज़्यादा हुई हैं और हमास की साइड पे कैजुअल्टीज़ बहुत कम हुई हैं, और इसके साथ बड़ी तादाद में इजराइलियों को हमास ने गिरफ्तार किया है। ये पहला मौका है 1917 के उस बेलफोर डिक्लेरेशन के बाद से लेके अब तक 100 साल की तारीख में पहली कामयाबी है जो हमास को हासिल हुई है। इसलिए सारी की सारी दुनिया बिलबिलाई हुई है कि कैसे ये इतने कामयाब हो गए, कैसे जो मुसाद की एजेंसीज हैं वो नाकाम हो गई, कैसे इतनी बड़ी आर्मी जिसे नाकाबिले तस्खीर समझा जाता था 4 घंटे में ताश के पत्तों की तरह ढह गई, और अब वहशियाना किस्म की बमबारी की जा रही है। तो यूनाइटेड नेशंस ने कल जो इमरजेंसी सेशन बुलाया और उसमें इसराइल का जो मसला डिस्कस किया, तो वो क्लोज डोर था, अभी ओपन में कुछ भी नहीं आया। लेकिन ये मालूम हुआ कि कोई तजवीज़ पूरा यूनाइटेड नेशन पास नहीं कर सका। तो ये एक बड़ा सवाल है कि यूएन क्लोज डोर मीटिंग के बावजूद कोई तजवीज़ आखिर क्यों नहीं पास कर सका। वो लोग जो ये कह रहे हैं कि सारी दुनिया इसराइल की हिमायत में खड़ी है
और फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ है या हमास के ख़िलाफ़ है या हमास टेररिस्ट है, उस दुनिया को उस मीडिया को ये सोचना चाहिए कि अगर सारी दुनिया ख़िलाफ़ होती तो यूएन एक रेजोल्यूशन लेके आता ना हमास के ख़िलाफ़। कोई रेजोल्यूशन नहीं ला। इसका मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा तबका यानी इजराइल और यूरोपियन यूनियन, यूरोपीय ममालिक, ईसाई ममालिक के ख़िलाफ़ बाकी की सारी दुनिया हमास के साथ खड़ी है, फ़लस्तीनियों के साथ खड़ी है। और ये वो कॉन्फ्लिक्ट है जिसने यूनाइटेड नेशंस में कोई रेजोल्यूशन पास नहीं होने दिया, क्योंकि कोई रेजोल्यूशन भी वहाँ पास होता तो एक तरफ अमेरिका अगर उसकी हिमायत करता तो रूस और चाइना, इनके पास भी वीटो पावर, ये वीटो कर देते। तो उस वीटो से बचने के लिए, और रूस और चीन का स्टैंड आ चुका है बहुत सामने कि वो जंग को भी पसंद नहीं करता, और ये सही बात है, जंग किसी को पसंद नहीं होनी चाहिए, और वो इजराइल की हिमायत भी नहीं कर सकता। यूक्रेन ने इजराइल की हिमायत की है, जाहिर है रशिया इस सूरत हाल में इजराइल की हिमायत नहीं कर सकता, और चाइना भी नहीं कर सकता। तो दुनिया की इतनी बड़ी ताकतें उसकी मुखालफत जब करेंगी यूनाइटेड नेशंस में, तो यूएन कोई रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता। ये रीज़न है कि कल इतनी इमरजेंसी क्लोज डोर मीटिंग में भी यूएन इसराइल के हिमायत में या फ़लस्तीनियों की हमास की मुखालफत में रेजोल्यूशन पास करने में नाकाम साबित हुआ।